तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट, जो कि एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसके बाद हम लोग अगले एक्सरसाइज मतलब कि 3.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है। देखिए 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। हेंस का मतलब होता है कि बाद में, ठीक है ना। 5 ईयर हेंस का मतलब हो गया कि 5 साल बाद, 5 साल बाद द एज ऑफ जैकोब, देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। 5 साल बाद द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब 5 साल बाद जैकोब नाम का जो पर्सन है उसका एज कितना हो जाएगा, उसके बेटे के एज के 3 गुना। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, टाइम्स जैसे ही बोला तो उसको गुना समझेंगे। ऐसे बोलते हैं ना कि तुम्हारे पास जितना पैसा है उसका 2 गुना मेरे पास है, मतलब अगर तुम्हारे पास 5 रुपया है तो मेरे पास 2 गुना है, मतलब कि 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, तो 5 दूनी का 10, मतलब कि मेरे पास कितना है 10 रुपया है, तो तुम्हारे पास कितना है 5 रुपया, मतलब तुम्हारे पैसे से मेरे पास जितना पैसा है मतलब दुगुना है। समझ में आया ना। उसी प्रकार से यहाँ भी 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब कि 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद जैकोब का एज कितना हो जाएगा, उसके बेटे के 3 गुना, मतलब बेटा का अगर x है तो उसका कितना हो जाएगा 3x। समझ में आया, ठीक है। अब आगे आइए 5 ईयर अगो, मतलब कि 5 साल पहले, ठीक है। 5 साल पहले जैकोब बाद 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब 5 साल पहले का अगर बात करें तो जैकोब कितना था, अपने बेटे डेटा मतलब 7 टाइम्स, मतलब अपने बेटे के एज के 7 गुना बड़ा था। समझ में आया। देखिए मतलब एज वाला जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना लीनियर इक्वेशन में, तो क्या करना है कि सबसे पहले प्रेजेंट एज को मानना है, ठीक है ना। देखिए आपको हम टिप्स और ट्रिक्स दोनों दे रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात कि जैसे ही एज वाला क्वेश्चन आता है आंख बंद करके प्रेजेंट एज मान लेना है, ठीक है। क्या करना है, प्रेजेंट एज मानना है। यहाँ पे लिखा भी है फाइंड दियर प्रेजेंट एज, ठीक है ना, व्हाट आर दियर प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे जो लिखता है उसी को मानते हैं जनरली, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि जैसे ही एज वाला क्वेश्चन आएगा आंख बंद करके प्रेजेंट एज मान लेना है, ठीक है। इधर उधर का बात नहीं सोचना है, प्रेजेंट एज मानना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, क्या लिखेंगे, जैकोब बी एक्स ईयर, कितना x ईयर, जैकोब का एज मान लेते हैं कि x ईयर है। देन या फिर लिखेंगे एंड एज ऑफ हिज सन बी y ईयर, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि जैकोब का एज x ईयर है और उसके बेटे का y ईयर है। समझ में आया। चलिए अब जो भी क्वेश्चन, ये हम लोगों को मानना है, हम लोग मान लिए। क्वेश्चन में हम लोगों को नहीं लिखा, बस हम लोग को मानना था, हम लोग मान लिए। बस यही स्टेप होता है। जैसा भी क्वेश्चन आया, क्वेश्चन घुमा के भी बात करें तो कोई दिक्कत नहीं, बस हम जो स्टेप बताएंगे उस स्टेप को माइंड में रखिएगा, आपका हर तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। फिर नहीं बनता है तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद आपको हम उस क्वेश्चन को बता देंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम इसको मानना था तो मान लिए, ये हम लोगों को मानने वाला पार्ट था, इसको मान लिए। उसके बाद लिखा है 5 ईयर हेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 ईयर हेंस, क्वेश्चन के स्टार्टिंग से आ गए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 5 ईयर्स हेंस, मतलब कि 5 साल बाद, ठीक है ना। 5 साल बाद एज ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे एज ऑफ जैकोब, क्या लिखेंगे, जैकोब बी, जैकोब का एक्स कितना, मतलब कि एज कितना है, प्रेजेंट में x है, तो 5 साल बाद का बात की है ना। जैसे आप समझ लीजिए कि अभी आपका एज 15 वर्ष है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि 5 साल बाद आपका एज कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 20 साल, यही बोलिएगा ना। तो बताइए आप हमको कि आप 20 ईयर कैसे बोल दिए, अभी का एज में 5 साल जोड़ दिए हैं तब तो बोले 20 साल। उसी प्रकार से यहाँ भी कि एज ऑफ जैकोब का प्रेजेंट एज कितना है, x है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 5 ईयर हेंस, मतलब 5 साल बाद। 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो ये प्रेजेंट एज हम जो x लिखे हैं उसमें 5 साल जोड़ देंगे तो इतना ईयर हो जाएगा। बात समझ में आया। उसी प्रकार से यहाँ भी एज ऑफ हिज सन का कितना है, अभी तो इसका y है, प्रेजेंट में तो y है, लेकिन हम 5 साल बाद का बात कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर का बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, मतलब 5 साल हम जोड़ दिए तो 5 ईयर यहाँ पे हो गया। चलिए तो आपको रिजल्ट क्या मिला कि 5 साल बाद x प्लस वाई ईयर किसका हो जाएगा, जैकोब का, और 5 साल बाद y प्लस
5 किसका हो जाएगा, हिज सन का। जैसे कि 5 साल बाद आपका भी एज बढ़ेगा और आपके पापा का भी एज बढ़ेगा, मतलब आपके घर में जो भी है सबका एज बढ़ेगा, मेरा भी बढ़ेगा, ठीक है ना। 5 साल बाद मतलब जितना साल भी बात करें, जितना साल बाद चाहे जितना साल पहले, जितना साल बोलें उतना साल सब में माइनस या प्लस होगा, है ना। जैसे कि हम 5 साल बात किए हैं कि आफ्टर 5 ईयर आपका एज कितना हो जाएगा, तो अभी का एज में 5 साल आप जोड़ दीजिएगा। हम भी वही करेंगे, अपना एज बताने के लिए 5 साल बाद हम अपना भी एज बताने के लिए अभी का एज में 5 साल जोड़ देंगे, सब लोग जोड़ेंगे। तो जब जैकोब जोड़ सकता है तो ये सन नहीं जोड़ेगा, सन भी जोड़ेगा ना अपना एज में, क्योंकि 5 साल बाद ये भी तो 5 साल का मतलब ज़्यादा इसका हो जाएगा एज, तो ये भी 5 साल जोड़ लिया। इतना बात समझ में आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं आपको कि ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखा है कंडीशन कि 5 साल बाद क्या है, 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। कौन, जैकोब विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, मतलब जैकोब मतलब जो फादर है वो 3 गुना बड़ा हो जाता है किससे, मतलब बड़ा हो जाता नहीं, मतलब बड़ा है मतलब जब आप कैलकुलेट करेंगे उसका एज ना, तो जैकोब का एज 3 गुना बड़ा है किससे, हिज सन से, अपने बेटे का एज से 3 गुना बड़ा निकल जाता है जब कैलकुलेट करते हैं तब, ठीक है। तो उसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले दोनों हम एज को लिख लेंगे साइड में, ठीक है। मतलब ऐसे x + 5 जैकोब का है, इक्वल टू का साइन लगाइए, और y + 5 इक्वल टू का साइन लगा दिए, और इस साइड एक का एज लिख दिए, एक साइड इसका एज लिख दिया, मतलब कि एक साइड फादर को लिखिए, एक साइड सन को लिख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद माइंड में ये सोचना है कि किसका 3 गुना है, मतलब जैकोब विल बी 3 टाइम्स, जैकोब है ना 3 टाइम्स अपने बेटे का, तो हम जो 3 है यहाँ पे ना उसको बेटे में ऐड करेंगे, किसमें, सॉरी ऐड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। मतलब बेटा है ना उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा का एज ये वाला है 5 + y + 5 वाला, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हम इक्वल टू का साइन लगाए हैं, ठीक है ना। तो इक्वल टू का साइन का मतलब होता है कि दोनों का एज हम बराबर कर दिए हैं, मतलब अब ये दोनों एज बराबर है। ये तो फादर का एज है, तो ये तो 3 गुना बड़ा है, तो 3 गुना जब बड़ा है तो ये तो 3 गुना छोटा है ना, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी 3 गुना बड़ा हो गया, मतलब 3 गुना बड़ा हो गया, मतलब अभी का एज से 3 गुना बड़ा हो गया, मतलब इस एज से 3 गुना बड़ा हुआ। तो जब इस एज से 3 गुना बड़ा हुआ तो ये भी अपने फादर के एज का 3 मतलब कि बराबर हो गया। ये समझ में आया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल याद रखिए कि जो भी छोटा एज होता है और उसी में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। हम लोग उस जो भी छोटा होता है उसी में मल्टीप्लाई करते हैं, तो सन का एज छोटा है तो उसी में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना टाइम्स लिखेगा उतना टाइम्स, ठीक है ना। चलिए तो ये आप सोल्व कीजिए इसको, x + 5 हुआ, यहाँ पे लिखेंगे 3y + 15, ठीक है। और x y वाले को मतलब x और y वाले टर्म को एक साइड लाएंगे, और विदाउट मतलब जो x और y में नहीं है उसको एक साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे x - का 3y = 15 - 5, ठीक है। और यहाँ पे x - 3y = 10। ये समझ में आया आपको। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आपका बनकर तैयार हुआ, समझ में आया। चलिए अब लिखेंगे आगे का स्टेप क्या लिखा है यहाँ पे, 5 ईयर अगो, मतलब कि 5 साल पहले। कब से 5 साल पहले, प्रेजेंट एज से 5 साल पहले जैकोब एज वाज 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। जैकोब अब क्या है, 5 साल पहले का बात करें तो जैकोब 7 गुना बड़ा है अपने बेटे से। बात समझ में आया। चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 ईयर अगो। क्या लिखेंगे, 5 ईयर्स अगो। समझ में आया इतना बात। तो 5 ईयर्स अगो लिखेंगे तो देखिए प्रेजेंट एज की पहले लिखिए, एज ऑफ जैकोब। एज ऑफ जैकोब कितना हो जाएगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपका माइंड में जो भी आ रहा है वो सही आंसर आ रहा होगा। देखिए एज ऑफ जैकोब का कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज तो हम x माने हैं, प्रेजेंट एज तो जैकोब का x माने हैं। चलिए और हम 5 साल पहले का बात कर रहे हैं, 5 ईयर अगो मतलब 5 साल पहले का, तो क्या एज हो जाएगा जैकोब का, प्रेजेंट एज में से 5 साल घटा देंगे, यही ना। जैसे कि अभी आपका 15 साल है, 5 साल पहले आपका कितना था, 10 साल। कैसे किए, अभी का एज में से 5 साल घटा दिए, उसी प्रकार से अभी का एज में से हम 5 साल घटा दिए जैकोब के लिए, तो इसका आ गया। आप फिर लिखेंगे एज ऑफ सन का, इसी का सन मतलब इसका सन का एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज तो हम y माने हैं, प्रेजेंट एज क्या माने हैं, y माने हैं, ठीक है। और 5 साल पहले का बात कर रहे हैं तो 5 साल घटा देंगे, इतना ईयर हुआ। इतना समझ में आया, ठीक है। अब कंडीशन क्या लिखा है, 5 ईयर अगो जैकोब एज वाज 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, मतलब 5 ईयर अगो जैकोब एज वाज 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, मतलब जैकोब का एज कितना हो जाता है, 7 गुना बड़ा है। कितना, 7 गुना बड़ा है। तो मल्टीप्लाई किस में करेंगे, बेटा वाला में करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों,
क्योंकि हमको इक्वल करना रहता है, इक्वेशन में हम लोगों को इक्वल करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड को भी। इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को हमको इक्वल करना होता है, तो जो छोटा होता है ना उसमें मल्टीप्लाई या ऐड जो भी है वो करके हम लोग उसको इक्वल कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जैकोब है जो 7 गुना बड़ा है। तो सबसे पहले तो हम बोले हैं कि दोनों का एज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख दीजिए। तो इस साइड हम लिख देते हैं फादर का एज और इस साइड लिख देते हैं सन का एज, ठीक है। आप दोनों में से किसी साइड भी लिख सकते हैं, किसी का, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो x-5 किसका है, जैकोब का एज। y-5 किसका है, सन का एज। तो 7 टाइम्स बड़ा है कौन, ये फादर बड़ा है, 7 टाइम्स बड़ा है, लिखा है क्वेश्चन में, देखिए 7 टाइम्स, यहाँ पे देखिए कहाँ लिखा है, 7 टाइम्स लिखा है ना, 7 टाइम्स। तो 7 गुना बड़ा है फादर, तो हम मल्टीप्लाई 7 किस में करेंगे, 7 से हमको मल्टीप्लाई करना है। अब बताइए किस में मल्टीप्लाई करेंगे, सन वाले में करेंगे। हाँ आप सही सोच रहे हैं, सन वाले में करेंगे, क्योंकि हम इक्वल टू का साइन लगा दिए हैं। इसका मतलब होता है कि ये भी एज और ये भी एज दोनों बराबर है। तो बराबर कब होगा, ये तो पहले हम जानते हैं कि ये 7 गुना बड़ा है इस एज से, इस एज से 7 गुना बड़ा था। जब हम इस 7 को हटा देते हैं तब, तो हमको क्या करना होगा कि 7 ही से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें जितना गुना बड़ा है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा वाला में भी, तो दोनों इक्वल हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब, x-5 इक्वल टू 7y माइनस का 35। अब x वाले और y वाले टर्म को एक साइड लाते हैं, तो x माइनस इसको इधर लाए तो 7y और ये माइनस 35 और इसको इधर ले गए माइनस को, तो यह हो गया +5, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन करने पे क्या होगा, x-7y इक्वल टू माइनस का 30। समझ में आया, चलिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बनकर आ गया, ठीक है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का था, आप कोई भी मेथड से बना सकते हैं एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस दोनों इक्वेशन को एक पेज पर लेके जाते हैं, ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। ऐसा आप लोग को नहीं करना है, हम कर देते हैं इसलिए क्योंकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। चाहे तो आप कर सकते हैं आप भी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस साइड लेकर जाते हैं दोनों इक्वेशन को, ताकि आप एक साथ दोनों इक्वेशन को देख पाएँ, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, x-3y और x-3y इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन है x-7y इक्वल टू -30। ये 2 इक्वेशन है। आप चाहें तो इस दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, इतना बनाने के बाद आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसमें सोल्व करना है। आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं एग्जाम में, लेकिन एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने के लिए बोला है, ठीक है। तो चलिए, करना क्या है, आपको सिंपली क्या करना है ना कि दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जिस इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे, अच्छा सेलेक्ट किस लिए करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये सवाल नहीं आना चाहिए कि सिलेक्ट किस लिए करते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बना लिए। तो हम लोग के माइंड में ये बात एकदम फिट हो जाना चाहिए कि सेलेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इस दोनों में से किसी एक इक्वेशन का यूज करते हुए किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं, या तो x का या तो y का, ठीक है। तो हम लोग जो भी इक्वेशन हम लोगों को पसंद आए उस इक्वेशन को उठा लेते हैं, ठीक है। तो कोई चाह रहे होंगे इक्वेशन नंबर 2 उठाने के लिए, तो आप इक्वेशन नंबर 2 को उठा सकते हैं। कैसे उठाते हैं आपको सब पता है। इक्वेशन नंबर 1 को उठाना चाहते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 को उठा लीजिए, लेकिन हम चाहते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को उठा लें, ठीक है। ऐसा हम क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि छोटा छोटा अंक है, इसमें बड़ा बड़ा अंक है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को ही उठा लेते हैं। तो चलिए, तो जिस इक्वेशन को हम उठाएंगे उस इक्वेशन का यहाँ पे लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। किस लिए, वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने के लिए, कोई भी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 का हम उठाए हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिख देंगे x-3y इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ से x या फिर y का वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे हम चाहते हैं कि x का निकाल लें, तो x को इधर रहने देंगे और 10 इस साइड है और इसको इस साइड भेज देंगे, -3 को इस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3y। तो x का वैल्यू निकल गया कि नहीं, y के टर्म में, मतलब y भी लगा हुआ है लेकिन x का तो वैल्यू निकल गया ना। x का वैल्यू क्या निकला, 10 + 3y, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर हो गया 3, ठीक है ना। तो चलिए, जब भी ऐसा आ जाए, मतलब ये जब ये वैल्यू आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस इक्वेशन का यूज नहीं किए हैं उस इक्वेशन में इस x का वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हम कौन सा इक्वेशन का यूज नहीं किए, इक्वेशन नंबर 2 का यूज नहीं किए, इक्वेशन नंबर 1 का तो यूज कर ही लिया अभी हम।
एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ तो नहीं किए अभी, तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। कहाँ? एक्स के जगह पे। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा? जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे ना तो ये गलती हो जाएगा। समझ में आया ना? तो इसीलिए हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे इस x का वैल्यू को। तो यहाँ पे लिखेंगे, जो भी काम करेंगे उसको साफ साफ लिख देंगे ताकि मेरा नंबर इधर से उधर ना हो जाए, ठीक है ना। एकदम साफ साफ लिखेंगे ताकि चेक करने वाला भी कम से कम लिखा हुआ पर नंबर दे दे, ठीक है। और ऐसा लिखा भी जाता है, आप NCERT बुक भी उठा लीजिएगा, लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर किस में? 2 में। किस में? इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर रहे हैं किसको? x का वैल्यू को। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 2 को सबसे पहले लिख लेना है, ठीक है। जो भी काम कर रहे हैं एकदम साफ साफ करेंगे, ऐसा नहीं कि चलो इक्वेशन नंबर 2 में ही तो पुट करना है, डायरेक्ट पुट करके हटा दीजिए काम। ऐसा नहीं कीजिए, साफ साफ लिखिए। 1 मिनट ज़्यादा ही लगेगा, क्या दिक्कत है? प्रैक्टिस ही तो करना है, यहाँ पे टेस्ट थोड़े दे रहे हैं, ठीक है। तो x - 7y इक्वल टू -30, ठीक है ना। अब चलिए x का वैल्यू हम पुट करने, ये कौन सा इक्वेशन था? इक्वेशन नंबर 2 को हम लिखे हैं। अब x का वैल्यू पुट करने के लिए बोले हैं तो x के जगह पे क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे। किसको लिखेंगे? 10 + 3y को। तो यहाँ पे लिखिए 10 + 3y, x के जगह पे लिख दिए। और ये पहले से -7y है इक्वल टू -30, ये हुआ। चलिए अब क्या करना है कि इस दोनों, अब इसको सोल्व करना है। तो देखिए इस 10 को यहीं रहने दीजिए और देखिए ये प्लस में 3y है, ये माइनस में 7y है। तो क्या हो गया कि माइनस का 4y हुआ और यहाँ पे -30 हुआ। अब क्या करेंगे कि 10 को इधर ही रहने देंगे और ये -30 को इधर उठा के ले आएंगे, तो ये प्लस का 30 हो गया और ये -4y को इधर भेज देंगे, तो ये हो गया 4y, ठीक है। ये सोल्व करना आता है, हम जानते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं कि अगर कोई भूल गए हैं तो यहाँ पे सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए ये 30 + 10 कितना होगा? 40 इक्वल टू 4y, ठीक है। तो y का वैल्यू निकालना है तो y को इधर ही छोड़ देंगे चुपचाप और ये 40 के नीचे 4 को ले आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के इस साइड आया तो ये डिवाइड में चला गया। समझ में आया ना? तो ये कट कर कितना दिया? 10, यानी y इक्वल टू कितना दिया? 10, ठीक है। अब इस y का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 या फिर इक्वेशन नंबर 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पे तो x का वैल्यू हम सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट कर सकते थे क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 का यूज नहीं किए थे। इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हुए इक्वेशन नंबर x का वैल्यू लाएं, मतलब इक्वेशन नंबर 3 लाएं, ठीक है। तो इसीलिए हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। जब इक्वेशन नंबर 1 का यूज किए तो x का वैल्यू आया तो हम बोले कि इस x का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, 1 में पुट करेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन जब इस y का वैल्यू आया तो हम बोल रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 जिसमें आपको पसंद हो आप पुट कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि y का वैल्यू ना सिर्फ आया है मेरा कांस्टेंट, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। लेकिन आप x का वैल्यू देखेंगे तो इसमें 10 + 3y है, मतलब वेरिएबल पार्ट भी है, ठीक है ना। तो करना क्या है हम लोगों को कि जब भी वेरिएबल पार्ट आ जाता है तो हम लोग उसी इक्वेशन में पुट करते हैं जिस इक्वेशन का हम लोग यूज नहीं किए हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 का यूज नहीं किए थे तो यहाँ पे वेरिएबल पार्ट भी है तो इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पे y का वैल्यू सिर्फ 10 आया है, इसमें वेरिएबल पार्ट नहीं है, तो हम फ्री हैं किसी भी इक्वेशन में पुट करने के लिए इस वैल्यू को, ठीक है। चलिए तो इस y का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं हमेशा, तो आपको भी बोलेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 में ही पुट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। क्या है? इक्वेशन नंबर 3 में हम किसको पुट कर रहे हैं? y का वैल्यू को। तो इक्वेशन नंबर 3 है क्या? x इक्वल टू 10 + 3y, x इक्वल टू 10 + 3y, ठीक है। x इक्वल टू 10 + 3 इंटू वाई की जगह क्या लिखेंगे? 10। क्या लिखना है? 10। तो x इक्वल टू 10 + 30, ठीक है। अब चलिए x इक्वल टू 40 हुआ, ठीक है। अब देखिए x का भी वैल्यू आ गया और y का भी वैल्यू आ गया और x का भी वैल्यू आ गया। तो x हम किसको माने थे? यहाँ ध्यान से देख लीजिए, x हम माने थे जैकोब को, y माने थे सन को, ठीक है। तो हम एज ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे हेंस में स्टेटमेंट डाल सकते हैं, एज ऑफ जैकोब हम क्या माने थे? जैकोब को माने थे x, ठीक है। जैकोब को क्या माने थे? x। तो x का वैल्यू कितना आया? 40, मतलब 40 ईयर, ठीक है।
हम एज ऑफ सन को क्या माने थे, वाई माने थे, क्या माने थे, वाई। तो वाई का वैल्यू कितना आया 10, मतलब 10 ईयर। तो अब समझ में आया कि प्रेजेंट एज हम क्या माने थे, ये प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज माने थे हम लोग। तो प्रेजेंट एज जैकोब का एक्स माने थे तो 40 ईयर हुआ, प्रेजेंट एज सन का माने थे वाई तो 10 ईयर हुआ। समझ में आया। तो जब भी एज वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम लोगों को प्रेजेंट एज ही मान लेना है, आराम से बन जाता है, ठीक है, इसमें कोई भी झंझट नहीं होगा बनाने में। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन या फिर अगला जो भी वीडियो आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे आपको शो कर जाएगा, यहाँ पे वीडियो पे क्लिक कीजिएगा तो अगले इंट्रोडक्शन पार्ट पे चले जाइएगा, जो भी मतलब अगला वीडियो बनेगा वहाँ पे चले जाइएगा और यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको इस चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ पे क्लिक करके अगले वीडियो पे आ जाइए।